एक मुलाकात कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं श्रीमान हरिनारायण जी सामरिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं परिचय से। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर एच एन सामरिया हूँ, हरिनारायण सामरिया। सामरिया जी, आप अपने बारे में थोड़ा से पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ और 1974 में मैंने एमएससी फर्स्ट क्लास किया था, फर्स्ट डिवीज़न से किया। उसके बाद में मैंने कॉलेज एजुकेशन ज्वाइन किया। मैं वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर रहा और 2007 में मैं एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा से रिटायर हुआ। उसके मैं मालवीय नगर भी रहा, मालपुरा गवर्नमेंट कॉलेज में भी प्रिंसिपल रहा। वहाँ से आने के बाद मैं जयपुर की 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रिंसिपल रहा, डीन रहा, प्रोफेसर ने हेड भी रहा। और 2015 में फिर मैंने इधर एजुकेशन का पढ़ाई के वाला छोड़ दिया था और इसके बाद मैं अपने घर पर ही लेखन कार्य करता हूँ। सामरिया जी, आपने कई पुस्तकें भी लिखी है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने लगभग 18 बुक्स लिखी हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। लगभग 6 किताबें मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार है। 6 किताबें हैं मेरी अजमेर यूनिवर्सिटी के एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अनुसार है। इसके अलावा 4-5 बुक्स मेरी सीबीएस से हिंदी और अंग्रेजी डुअल भाषा में है। एक मेरी बुक कर्ण गति की गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के हिंदी ग्रंथ एकेडमी से पब्लिश्ड है, उसको गण गति के नाम से देते हैं, जिसमें गति के सारे नियम मैंने का वर्णन किया है, विस्तार से उसको समझाया है। इसके अलावा मैंने 1989 में पीएचडी की थी, तो मेरी जो थीसिस है वो भी जर्मनी से पब्लिश हो चुकी है। वो ई बुक के रूप में अवेलेबल है और शायद सभी दुनिया में उसको पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा भी रहा है। और इसके अलावा मेरे लेखन कार्य या जो मेरे अध्यापन कार्य है उसके आधार पर मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ने लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 2011 अवार्ड किया हुआ है। और इसके बाद भी मैं अध्यापन कार्य में लगा हुआ हूँ। ठीक है सामरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की है। सामरिया जी, अगर कोई विद्यार्थी आपसे संपर्क करना चाहे तो एक बार हमारे दर्शकों को आपके मोबाइल नंबर भी बता दें। मेरे नंबर 9413178066 हैं और इसमें व्हाट्सएप भी है, आप मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे से आप जब भी चाहें, कोई आप सलाह लेना चाहें तो आप अपने भविष्य के को संवारने के लिए जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको अच्छी सलाह दूंगा। आपको अपना करियर बनाने के लिए भी मैं अपनी गाइडें दूंगा। आप मेरे से अवश्य संपर्क करें। सामरिया जी, मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगा कि आप प्रगतिशील खटीक समाज मालवीय नगर के अध्यक्ष बने हैं। कार्यकारिणी में आपकी टीम में और कौन कौन है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि मालवीय नगर प्रगति समाज खटीक समाज की जयपुर के अंदर जो समिति बनी हुई है, अभी इनको उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। आप अपनी कार्यकारिणी के बारे में बताएं। हमारी कार्यकारिणी में 4 पद ऐसे होते हैं जिनका चुनाव होता है, अध्यक्ष के लिए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए, महासचिव के लिए और कोषाध्यक्ष के लिए। उसके बाद में संरक्षक और उपाध्यक्ष और कई ऐसे पद हैं जिनका नॉमिनेशन अध्यक्ष अपनी टीम के साथ में विचार विमर्श करके कमेटी में लेते हैं और सब मिलकर के पूरी कार्यकारिणी कहलाती है। हम समाज के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। सामरिया जी, जो ये आप अध्यक्ष बने हैं तो चुनाव प्रक्रिया संपन्न करके बने हैं या मनोनीत जैसे एक सामूहिक रूप से बैठ जाते हैं और सामूहिक समझौते के अनुसार ही बने हैं? चुनाव प्रक्रिया होनी थी, चुनाव होना था, लेकिन सर्वसम्मति से सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि भी सर्वसम्मति से ही से अध्यक्ष बनाया जाए। तो सबकी सहमति हुई और मुझे सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। साथ के साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष में श्री श्याम सुंदर खींची पीपा सिटी वाले, उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। श्री हरी सिंह दायमा उन्हें महासचिव चुना गया और कोषाध्यक्ष के लिए श्री ब्रजेश ब्रजमोहन कवेंद्रा उनको कोषाध्यक्ष चुना गया। उसके अलावा और भी गणमान्य पदों पर हमने फिर नॉमिनेशन किया है, जिसमें सभी लगभग पूर्व अध्यक्षों को लिया है और सारे गणमान्य व्यक्ति जो कार्यरत है समाज का भलाई करने के लिए,
जो अपना योगदान दे सकते हैं समाज की उन्नति के लिए, हमने उनको उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या सलाहकार मंडल, महिला मंडल भी हमने बनाया है, महिला प्रकोष्ठ भी। उसमें हमने कौशल्या चौहान को उसका प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया है। उसके साथ करीब 5-6 महिलाओं को उसमें सदस्य बनाया है। हमने एक न्यूयॉर्क प्रकोष्ठ बनाया है जिसमें राजेश जी चौहान को उसका संयोजक बनाया है। उनके साथ में 8-10 युवाओं को भी हमने जोड़ा है। इसी के साथ सलाहकार मंडल सलाहकार प्रकोष्ठ हमने बनाया है जिसमें पूर्व एमएलए साहब श्री रमेश चंद्र जी खींची को हमने उसका संयोजक बनाया है। सह संयोजक श्री मान सिंह जी खींची साहब को बनाया है। साथ ही जितने भी बुजुर्ग और कार्यकर्ता थे, गणमान्य व्यक्ति थे, उनको हमने उनके साथ में उस टीम में जोड़ा है। सामरिया जी, आपने पूरी टीम गठित कर ली है। अब गठित करने के बाद आप क्या क्या कार्य करने जा रहे हैं समाज हित में, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं ब्रजेश जी सरकारी सेवा करने के बाद, और चूँकि अभी मैं रिटायर हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम समाज की सेवा करें और जो हमारे पिछड़े हैं, दलित भाई हैं और समाज के जो अग्रज हैं, सबको साथ लेकर के समाज का विकास करना चाहते हैं। सब समाज में स्त्री शिक्षा, बच्चों की शिक्षा को हम प्रमोट करना चाहते हैं, उनको इनके लाभ बताना चाहते हैं। साथ के साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे कि मृत्यु भोज करना, दहेज प्रथा जो कि अब एक राक्षस का रूप लेती जा रही है, तो उस पर अंकुश लगाना और और जो कई फजूल खर्चे हैं उनको बंद करना। साथ के साथ समाज को एकजुट जोड़ना, उन्हें नए नए धंधों के बारे में जो सरकार ने प्रोत्साहित योजनाएं निकाली है उनके बारे में उनको अवगत करा करके आधुनिक रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए उनको शिक्षित करना। साथ के साथ ही उद्योग विभाग और वित्त संस्थाओं से उन्हें लोन दिलाने के लिए भी उनको शिक्षित करना। इस तरह से लोगों में जागृति लाएं कि वो समाज की, उन्नत समाज की, विकसित समाज की साथ साथ अपने कदम से कदम चला कर चले। हमारा मन मोटो यही रहेगा कि हम समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को भी साथ लेंगे, गरीब से गरीब की भी बच्चे को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर उनकी पढ़ाने की आर्थिक स्थिति उनकी इससे अच्छी नहीं है कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके, तो हम ये कोशिश करेंगे कि समाज की सहायता से, आर्थिक सहायता से उन बच्चों को भी हम पूरा मौका देंगे, उनको पूरी सुविधाएं देंगे कि वो पढ़े लिखे और अपना कैरियर बनाएं। क्योंकि मैं जानता हूं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि अगर शिक्षा का अलख जग गया, समाज शिक्षित हो गया, तो फिर वो अपने पैरों पर स्वतः ही खड़े हो जाते हैं और अपना जीवन यापन अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बातें बता रहे हो आप, क्योंकि जो बातें आप बता रहे हैं, जिन बातों पे अगर कोई भी समाज चलता है तो आगे से आगे बढ़ता है और हमें बढ़ना भी चाहिए। क्योंकि जब हम सद्विचार लेकर चलते हैं और उन विचारों के आधार पर जब हम कोई कार्य, कोई योजना बनाते हैं तो हम सफल भी होते हैं। महिलाओं के हॉस्टल के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि जो ये मालवीय नगर प्रगतिशील समाज, खटीक समाज की जो समिति है, पहले एक हॉस्टल के बारे में ऐसी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बारे में फिर आगे क्या प्रक्रिया रही, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। महिला शिक्षा को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बालिकाओं को एक ऐसी जगह रखा जाए ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपनी पढ़ाई कर सके। क्योंकि बच्चियाँ परिवार में रह कर के पढ़ाई नहीं कर सकती, घर वाले भी उनको किसी काम से, घर के काम से लगा देती है। तो हमको एक ऐसा माहौल देना चाहते हैं कि वो एक छात्रावास बन जाए, उसमें वो एक दूसरे से स्टडी करे, कंपटीशन करे और वातावरण करे, उनको एक ऐसा माहौल बने कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। और अब आजकल तो सरकार ने मिलिट्री और पुलिस में भी महिलाओं के लिए स्थान दिए हैं, नौकरियां दे रहे हैं, तो हमारी बच्चियां भी पढ़ लिख करके और अच्छी नौकरियां करें। इसके लिए आपने क्या योजना बनाई? हमारी ये योजना है कि हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी छात्राओं के लिए एक हॉस्टल के लिए हमें जगह दी जाए और ताकि हम अपने सहयोग से, आपसी सहयोग से
सभी से अंशदान लेकर के उसमें एक हॉस्टल बना दें और बच्चियों को वहाँ सुरक्षित रूप से रखें, उनकी एजुकेशन का भी हम व्यवस्था करेंगे, और ताकि समाज की महिलाएं जो कि समाज की आधी दुनिया कहलाती है, वो भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, और तभी परिवार आगे बढ़ सकता है। जब महिला पुरुष दोनों अगर शिक्षित होंगे तो डेफिनेटली वो अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको अच्छे संस्कार देंगे। में हम लोगों का ये भरसक प्रयास रहेगा। सामरिया जी, आप अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी बताएं। मेरे परिवार में सबसे बड़ी बेटी है सुनीता राजौरिया, जो डॉक्टर मनोज राजौरिया जी है, सांसद करौली धौलपुर, उनकी पत्नी है। उससे छोटी मेरी बेटी है जो प्रीति सांवरिया, वो MBA है। और उससे छोटी मेरी बेटी है अनीता राज सांवरिया, वो IIT दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनके हस्बैंड भी अनुसूचित जाति विकास एंड वित्त निगम में मैनेजर हैं। उससे छोटी मेरी बेटी है जो नीलम सांवरिया, वो जोधपुर में है, और वो बच्ची भी MA BEd है। सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं। मेरा बड़ा बेटा है, एक ही है, तो वो भी ग्रेजुएट है और अपना प्राइवेट बिजनेस करता है। मेरी पुत्रवधू है, वो भी जो है पोस्ट ग्रेजुएट है, वो MA BEd है। कुल मिलाकर इनका जो परिवार है पूरा शिक्षित परिवार है। सामरिया जी, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, मैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी जो खून पसीना की कमाई है उसको व्यर्थ में नहीं गंवाए। ये जो आजकल शराब पीने का जो कुचलना आ गया है लोगों में, समाज में, तो उसको ये बंद करें, और वो जो पैसा है अपने खून जो पसीने से कमाया हुआ पैसा वो अपने बच्चों के विकास में लगाए, तो उनको अच्छी शिक्षा दे, उनके ऊपर खर्च करे, तो डेफिनेटली बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े होंगे, वो उनका नाम भी उज्जवल करेंगे और समाज का भी ऑटोमेटिकली उसमें का विकास होगा। तो मैं सबको यही संदेश देता हूँ, भाई फिजूल खर्चियाँ बंद करो, नुक्ता प्रथा बंद करो, दहेज प्रथा पर लगाम लगाओ, और शादी ब्याहों में भी फिजूल खर्चियाँ नहीं करें, क्योंकि कई लोग जो है लाखों रुपए बैंड पर इस तरह से करते थे। ज़रूरी नहीं है, हमें तो जो एक बच्चियों का घर बसाना है तो उसको हम साधारण रूप में भी बसा सकते हैं। उनके जीवन के लिए हम जो खर्चा कर रहे हैं, फिजूल खर्चा कर रहे हैं, हम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए खर्चा करें। मैं यही चाहूँगा और यही जो है लोगों को शिक्षित करूँगा कि फिजूल खर्चा नहीं करें, बैंड बजाने में या कोई कॉस्टली जगह लेकर के वहाँ शादियाँ करने में, ये सब फिजूल खर्ची है, दिखावा वगैरह कम करके उस पैसे का सदुपयोग करें। बच्चियों को, अपनी बेटी को आर्थिक सहयोग दे ताकि वो भी आगे बढ़ सके, कोई रोज़गार करे या अपनी पढ़ाई में लगाए। तो ये थे श्रीमान हरिनारायण जी सामरिया, जिन्होंने इतने अच्छे विचार दिए हैं। अपने कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं? और बस मैं तो यही कहूँगा कि हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और शुरुआत में हमने देखा था, हम बचपन में थे तो गांव में हमारे समाज के लोग पशुपालन का काम करते थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी होती थी। लेकिन अब आजकल के आधुनिक युग में पशुओं का रखना कम हो गया है। खेती बाड़ी भी ट्रैक्टर से होने लगी है, लोगों ने चरागाह भी नहीं छोड़े हैं, सवाई चक भी ख़त्म हो गए, तो ऑटोमेटिकली जो पशुपालन था, मोस्टली भेड़ बकरियों का पालन हमारे समाज में होता था, तो वो बिल्कुल लगभग बंद हो गया। इसलिए मेरे समाज के लोगों में गरीबी आ गई है, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो गए हैं। गाँव में अब रोज़गार न होने की वजह से वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हम लोग उनको एजुकेट करें। सरकार की अच्छी जो लाभदायक योजनाएं हैं, प्रोत्साहित करने की योजना है, उनके बारे में उसको शिक्षित करें और कोशिश करें कि वो अपने बुराइयों से हट करके अच्छे कामों में लगे, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उनका भविष्य बनाएं। ब्रजेश जी, आप एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आप जहाँ भी जाते हैं समाज को शिक्षित भी करते हैं और उनको नई दिशा देते हैं। और आपकी शिक्षाओं से मैंने देखा है, कई परिवारों में अच्छा परिवर्तन देखा है मैंने। लोग आपकी बात को मानते भी हैं और आप अच्छी पकड़ भी रखते हैं समाज में, आप सोशल हैं, ये आपका एक बहुत अच्छा नेचर है।
और आप बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप भी हमारे साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला के चलें और समाज के विकास में आप अपना पूरा सहयोग हमें दें। आपके आशीर्वाद से और आपके सहयोग से मैं सदैव समाज के साथ रहता हूँ, और जो मेरी प्रक्रिया रहती है हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए ही होती है। अगर मैं जो भी कुछ कार्य कर रहा हूँ, अगर मैं सत्संग सुनाने का कार्य कर रहा हूँ तो ये भी मेरी एक सामाजिक सेवा है। इसके अलावा जो मैं पत्रकारिता का कार्य कर रहा हूँ ये भी मेरी एक सामाजिक सेवा है। पत्रकारिता के माध्यम से मैं आप जैसे लोगों को समाज के बीच में लाता हूँ, आपके विचारों से लाभान्वित करवाने का प्रयास करता हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे। मैं समाज का बड़ा आभारी हूँ। समाज के सहयोग से ही मैं ये कार्य कर रहा हूँ। आपकी लंबी आयु हो, आप जीवन में सदैव खुश और प्रसन्न रहे, आपको सभी प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से।